लो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 7वीं की गणित और पहुँचे हैं अध्याय 4 समीकरण में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 को। ठीक है, तो आप वीडियो से बने रहेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं अध्याय 3 तक के सभी 3.1, 2 और 4.1 प्रश्नावली 4.1 उन सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो सवाल समझना होगा उसको आप यहाँ से पूरे 12 सवाल रहेंगे, आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको आप देखकर यहाँ से समझ सकते हैं। ये वीडियो आपके हेल्प के लिए है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लगातार आप बने रहेंगे, मैं एक एक करके सवाल हल करते जाऊँगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। ठीक है, सवाल नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए। यहाँ पे हमको समीकरण बनाना है, कुछ शर्त दिया गया है, 5 शर्त है ना। ये पहला शर्त है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे ये दूसरा शर्त, ऐसे ही 5 शर्त मिलेगा। इन 5 शर्तों पर हमको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, ये चौथा शर्त है और यहाँ पे ये 5वें शर्त है, तो इसमें हमको समीकरण बनाना है। चलिए पहले शर्त से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला शर्त है हमारा, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे समीकरण? देखिए, किसी संख्या की जगह आपको मानना पड़ेगा, माना कि वह संख्या x है। ठीक है, माना कि वह संख्या x है, तब ऐसे आपको हल नहीं करना है, सीधा समीकरण लिख सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, तो माना कि वह संख्या x है, किसी संख्या को हमने x मान लिया। अब क्या कहा है, किसी संख्या k, तो जहाँ पे k या का रहेगा वहाँ पे आप गुणा का चिन्ह लगाना। उसके बाद 2/3 भाग, तो 2/3 लिखना, का मान 24 है तो इसके मान 24 लिख देना। ये समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, पहले जो शर्त है उसके हिसाब से। और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि यहाँ पे एक भाग लिखा है तो हमारे समीकरण में कहीं पे भाग का चिन्ह आएगा, ऐसा नहीं है। 2/3 का भाग का मतलब है, जैसे भिन्न आप पढ़े होंगे, तो जैसे कि ये 1/2 भाग होता है, आधा भाग। 1/2 भाग का मतलब होता है आधा भाग, है ना। वैसे ही ये भाग कह रहा है 2/3 भाग का मतलब 3 में से 2 भाग को पूछा जा रहा है कि कोई संख्या है उसका 3 भाग किया गया है बराबर बराबर, तो 3 में से 2 भाग का मान 24 है, ऐसा बोल रहा है। जैसे कि इस भाग और इस भाग को लेंगे तो 24 हो रहा है, 12 और 3 भाग किया गया है, अर्थात तो संख्या 36 है, यहाँ से मान निकल रहा है। तो आप इसको समझेंगे, है ना। यहाँ भाग का चिन्ह नहीं आएगा, ये इसको इस प्रकार से भिन्न के तौर पर बोला गया है। सवाल नंबर दूसरा पहला का ही है ना, जो शर्त वाला है उसी में से, पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दुगुनी है तथा दोनों की उम्र का योग 51 है। तो इसको आप कैसे देखेंगे, समीकरण आपको बनाना है ना। तो पिता की उम्र को बताया गया है कि पुत्र के उम्र के डबल है, दुगुनी है, ये बता दिया पिता की उम्र को, लेकिन पुत्र के उम्र को नहीं बताया है। तो यहाँ पे आप मान लेना, माना कि पुत्र का उम्र x है, x वर्ष है। ठीक है, तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पिता का उम्र क्या हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा पुत्र से 2 गुनी। तो पुत्र का है x, तो गुणा 2 गुना हो जाएगा, है ना, पिता का, तो ये हो गया 2x। अब क्या बोल रहा है, दोनों की उम्र का योग 51 है। तो पिता का आया उम्र 2x आया और पुत्र का x आया, दोनों का योग करेंगे तो बराबर 51 आ रहा है। ये है समीकरण, सवाल नंबर या शर्त नंबर दूसरे का। ठीक है, ऐसे ही हमारा शर्त नंबर तीसरा क्या कहता है, किसी संख्या के 1/10 भाग का मान 2500 रुपये है। तो इसके लिए हम जैसे किसी संख्या कहा गया है उसकी जगह हमको मानना पड़ेगा x। ठीक है, माना कि वो संख्या x है, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समीकरण बनाना है। अब k लिखा है उसकी जगह हमको क्या करना पड़ता है, गुणा, और यहाँ पे करेंगे 1/10 का मान क्या है, 2500 रुपये है। अच्छा, इसी प्रकार का गुणा सवाल 1 में भी था, इसको आप गुणा भी कर सकते हो ना। इसको जैसे कि x का 1 के साथ गुणा है, अंश का अंश के साथ, इसके हर नहीं है मतलब 1 मान सकते हो, और 1 के साथ 10 का गुणा होगा तो 10 एकम 10 ही होगा, और x का 1 के साथ होगा तो वो भी x ही होगा, और 1/10 बराबर 2500 ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल 1 में था और यहाँ पे मैंने इसको पूरा गुणा नहीं किया था, इसको भी आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, x का 2 के साथ करेंगे तो ये 2/3 x हो जाएगा और 24 हो जाएगा। इस प्रकार से भी समीकरण लिखा जा सकता है। ठीक है, ये शर्त नंबर तीसरा का समीकरण ये हो गया, 1/10 बराबर 2500। ऐसे ही शर्त नंबर 4 में क्या है, लगातार 2 संख्याओं का योग 15 है। तो देखिए कोई संख्या होती है, मान लीजिए हम 3 लेते हैं और 4 लेते हैं, तो 3 के बाद 4 कैसे आया है, 3 में 1 जोड़ने से 4 आया है।
ठीक है। तो कोई अगली संख्या आती है, लगातार 2 संख्या रहती है, तो अगली संख्या जो होती है उसमें पिछले संख्या में 1 जुड़कर अगली संख्या आती है। तो वैसे ही हम इसमें लगातार 2 संख्या है, पहली संख्या के रूप में मान लेते हैं x को, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x में 1 जोड़ देंगे, है ना, x + 1 हो जाएगी दूसरी संख्या। और बोल रहा है कि दोनों का योग 15 है, तो क्या होगा, पहली संख्या x, उसके बाद धन दूसरी संख्या x + 1 है और बराबर करके इसका योग 15 है। ऐसे समीकरण बनेगा इसका शर्त नंबर 4 का। ठीक है। अब शर्त नंबर 5 को देखिए। शर्त नंबर 5 में है किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है एवं परिमेय संख्या 19/24 है, परिमेय संख्या का मान। ठीक है। तो इसको देखिए, किसी परिमेय संख्या का, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा उसको मान लेता हूँ मैं x। किसी परिमेय संख्या का हर को दिया गया है अंश से 5 अधिक, ये हर को बता दिया है कि हर जो है अंश से 5 अधिक है, तो हमको अंश को मानना पड़ेगा, है ना, हर को तो बता दिया है उसने। अंश मान लीजिए x है, तो हर क्या हो जाएगा, हर अंश से 5 अधिक, तो अंश से क्या है, x है, इसमें 5 अधिक कर देंगे तो x धन 5 होगा। और क्या बोल रहा है, एवं परिमेय संख्या 19/24 है, तो इसका परिमेय संख्या क्या बन जाएगा, x प्लस, ये प्लस नहीं, x प्लस की जगह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बोला है मतलब अंश और हर में आएगा, तो हमने अंश माना x को, तो हर में आ जाएगा x धन 5, ये हो गया, है ना, बराबर 19/24। ये बन गया आपका समीकरण शर्त 5 के अनुसार। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा है, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है। किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है। अब यहाँ पे हल लिखने की ज़रूरत है। ठीक है। अब आप हर एक सवाल में, ठीक है, मैं कुछ सवालों में लिख के बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा देरी हो सकता है। माना कि ये किसी संख्या बोला गया है, वह संख्या मानना पड़ेगा आपको सवाल में, वह संख्या x है। माना कि वह संख्या x है, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये ना है, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या होगा कि किसी संख्या के 7 गुने में, तो x में हम 7 गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा। 3 जोड़ने पर का है तो 3 जोड़ देते हैं, उसका मान हो जाता है 31 हो जाता है। ये बन गया आपका समीकरण। ठीक है, मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये समीकरण बन गया आपका। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे और संख्या को बताना है कि वो संख्या क्या है, जिसमें 7 का गुणा करने से और 3 जोड़ने से 31 हो जाता है। तो संख्या हम निकालेंगे, तो इसके लिए इसको हल करना पड़ेगा समीकरण को। अब समीकरण कैसे हल किया जाता है, देखिए, जो चर संख्या वाला संख्या होती है, जिसके साथ चर संख्या होता है, उसको आप अलग से इस लेफ्ट साइड में ही रखिए। इसका दो समीकरण में 2 साइड होते हैं, बराबर चिन्ह के राइट साइड वाला और बराबर चिन्ह के लेफ्ट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे चर संख्या वाले को रखिए, यहाँ पे 7x को बराबर करके चिन्ह में, राइट साइड में जो 31 है इसके साथ में संख्या है जो बिना चर का है ना, अचर राशि है, इसको राइट साइड में पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पे ऋण धन में है, वो आके राइट साइड में ऋण में हो जाता है और ऋण 3 हो गया। ठीक है, 31 में से ऋण 3 होगा तो यहाँ पे बचेगा 28 और यहाँ पे 7x ज्यों का त्यों हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, चूँकि हमको x का मान याद करना है तो x को सामने लिखेंगे और 28 सामने है उसको भी लिखेंगे। इसके बाद x के साथ 7 का गुणा है, इसको हम करेंगे 28 के भाग में, मतलब पक्षांतर किए हैं। यहाँ पे गुणा में है x के साथ में, अब इधर आके वो भाग में आ गए। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखना है आपको, जब भी पक्षांतर होगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, भाग में है तो गुणा में रहेगा, धन में है तो ऋण में हो जाएगा, ऋण में है तो धन में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे आगे। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, x बराबर हुआ 28। तो यहाँ पे संख्या ज्ञात करने बोला गया है, तो वो संख्या है, सॉरी 28 नहीं, x बराबर 4। ये 4 जो उत्तर आया वो है हमारा उत्तर, x बराबर 4। आप प्रश्न को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बोला गया है कि वो संख्या हमको 4 मिला है, तो 7 गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हुआ, 3 जोड़ेंगे तो 31 हुआ। ठीक है, 28 3 31। इस प्रकार से अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 3, और यहाँ पे है, राम और श्याम में 300 रुपये को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से 100 रुपये कम मिले। तो आपको सवाल को पहले समझना पड़ेगा, एक बार में तो ठीक से समझ नहीं आ रहा है, आप दोबारा पढ़िए। ठीक है, सवाल को, तो सवाल में ये कहा गया है कि 300 रुपये को आप ऐसे बांटिए 2 लोगों में, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। ठीक है, ऐसे बांटना है कि श्याम को जितना भी रुपए मिला है उसका 3 गुना राम को मिलना है, 3 गुने से 100 कम। ठीक है, 3 गुने से 100 रुपया
कम मिलना चाहिए राम को। ठीक है, इतना राम को मिले, ऐसे आपको बांटना है। तो हमको श्याम को कितना मिला ये तो नहीं बताया है सवाल में, राम को कितना मिलना चाहिए वो बता दिया गया है कि श्याम को जितना मिलेगा उससे 3 गुने से 100 रुपये कम मिलना चाहिए, ये बता दिया गया। तो और श्याम को नहीं बताया गया है तो हमको मानना पड़ेगा श्याम को। माना कि सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, माना कि श्याम को 100 रुपये मिलते हैं। ठीक है, माना कि श्याम को 100 रुपये मिलते हैं, तो प्रश्न में जो शर्त है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न में जो भी शर्त है उसके हिसाब से यह कहा गया है कि श्याम को जितना मिला, मान लो 100 मिला तो राम को मिलेगा उसके 3 गुना, तो 3 गुना हो जाएगा 3x, और 3 गुने से 100 कम कहा है तो ऋण 100, 3x ऋण 100 किसको मिलेगा, राम को मिले, इतना मिले। अब कहा गया है दोनों को जो बांटना है वो टोटल कितने रुपए है, 300 रुपये है। तो ये होगा हमारा x धन 3x ऋण 100 बराबर 300 रुपये। ठीक है, ये एक समीकरण हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये x है ये 3x है, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये 4x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 100 है तो 100 बराबर करके 300 रुपये। देखिए मैं अलग अलग हर एक स्टेप को बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो यहीं से हल कर देता मैं, 100 को पक्षांतर कर देता यहीं पे 3x और x को जोड़कर 100 को यहाँ पे पक्षांतर कर दीजिए, ऋण 100 है वो धन 100 हो जाता। अब अगले स्टेप में इसी को करेंगे। ठीक है, 4x है, इसके बाद बराबर 300 करिए, 300 के बाद में ये ऋण 100 है इस तरफ, उसको राइट साइड में पक्षांतर करिए तो धन 100 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, x बराबर ये 300 और 100 होगा यहाँ पे 400, और ये 100 के साथ जो गुणा में है 4 ये इसके भाग में आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, 4 का 4 एकम 4, एक बार भाग हो जाएगा कट जाएगा, और 2 शून्य बचेगा, वो बचेगा इसके साथ में 100, तो x बराबर हो जाएगा 100, x का मान आ गया 100। तो यहाँ पे थोड़ा सा और हल करना बाकी है। x का मान आया हमारा 100 रुपये। ठीक है, तो हमने x किसको माना है, श्याम को मिला है, उस रुपये को हमने x माना है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि श्याम को 100 रुपये मिले क्योंकि हमने x माना था। राम को कितना मिला उसको बताना है, तो राम को हमने क्या माना था, कितना रुपये, 3x ऋण 100 रुपये उसको मिला था, ऐसा हमने माना था। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और x की जगह जो भी है उसका गुणा हो जाएगा, 100 है तो 100 और ऋण 100। ठीक है, x की जगह हम मान बस रखे हैं। अब 3 का 100 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 300 और ऋण 100, 300 में 100 घटाएंगे तो ये 200। तो राम को कितना मिल रहा है, 200, और श्याम को कितना मिल रहा है, 100। ठीक, ये प्रश्न का उत्तर। सवाल नंबर तीसरा देखिए, तीसरा तो ये, हाँ तीसरा था। सवाल नंबर चौथा देखिए, सवाल नंबर चौथा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हल लिखिए और सीधा वह संख्या बोला है, संख्या को नहीं बताया है, आपको मानना पड़ेगा। माना कि वह संख्या क्या है, x है। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, प्रश्न में कहा गया है कि उस संख्या जिसमें 4 का गुणा करना है, तो ये 4x हो जाएगा, है ना, 4 का गुणा करेंगे x के साथ, तो गुणा करने पर प्राप्त संख्या, अब इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए प्राप्त जो भी संख्या प्राप्त हो रहा है उस संख्या से, मतलब जो संख्या हमने ज्ञात कर रहे हैं, माना है अभी x उससे 42 अधिक है, तो x से 42 अधिक कर देते हैं, x प्लस 42। अब हमारा समीकरण रेडी है हल करने के लिए। अब इसको हल करेंगे। देखिए, तो मैं पहले ही सवाल में बताया था कि जो हमारा चर संख्या वाला है x है, p q y जो भी रहेगा, p q y x y z, उसको हम एक तरफ पक्षांतर करते चलते हैं। तो यहाँ पे 4x को लिखेंगे और इस पार x है उसको इस तरफ लाएंगे लेफ्ट साइड में पक्षांतर, तो यहाँ पे धन में है वो ऋण x हो जाएगा, बराबर करके 42 तो इस पार है तो इस पार 42 ही रहेगा, उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे 4x में से एक x ऋण हो जाएगा, बचेगा 3x और यहाँ पे 42 का 42। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर करेंगे तो 42 का 42 लिखेंगे और x के साथ 3 का गुणा है, पक्षांतर हो गए 42 के भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे कटाना है इसको, देखिए 3 एकम 3,
यहाँ पे भी 3 एकम 3, 3 से बड़ा है तो एक बार तो भाग चला जाएगा। 4 में से 3 कट गया, 1 बचेगा, ये 2 के साथ आएगा तो 12। अब 3 से कटा रहे हैं ना, 3 एकम 3, अब 3 चौक 12, 1 और 4 है ऊपर में, मतलब 14। तो x बराबर 14। ठीक है, वो संख्या ज्ञात कीजिए कहा गया है, तो x बराबर 14 आएगा इस सवाल का आंसर, चौथा का। सवाल नंबर 5वां देखिए क्या कहा गया है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हल लिखिए और क्या क्या दिया है उसको, सवाल को पहले पढ़िए कि आपको किसको मानना पड़ेगा। पता चले आप लंबाई मान लिए और चौड़ाई को मानना था, ऐसा तो फिर सवाल आपका गड़बड़ होगा, है ना। यहाँ पे किसी आयत की लंबाई को बताया गया है कि वो चौड़ाई से 3 अधिक है, ये बता दिया गया है। चौड़ाई को नहीं बताया है कि कितना है, ठीक है, लेकिन लंबाई को यह बता दिया गया है कि वो चौड़ाई से 3 ज़्यादा है, अधिक है। और परिमाप को भी बताया है, चौड़ाई को नहीं बताया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माना कि, सबसे पहली तो यही है कि सवाल को आप समझें कि हमको क्या करना है। माना कि चौड़ाई x है, ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, फिर लंबाई हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है तो लंबाई हो जाएगी x धन 3 हो जाएगी, 3 अधिक है तो, है ना, x धन 3। अब परिमाप क्या होता है, ये आयत कहा गया है ना, और आयत की परिमाप हमको परिमाप का सूत्र लिखना पड़ेगा। परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत इस प्रकार से होता है ना, इसमें 2 लंबाई बराबर होते हैं, ये लंबाई जितना होता है उतना नीचे वाला भी होता है, और ये चौड़ाई जितना है उतना सामने वाला भी होता है, इसलिए 2 बार लंबाई है 2 बार चौड़ाई है, इसलिए 2 बार लंबाई चौड़ाई में 2 का गुणा रहता है, ठीक है, डबल। अब इसको हम मान रखते जाएंगे, ठीक है। ये 2 का 2 जैसा का तैसा हम लिखेंगे। लंबाई की जगह लंबाई जितना आया है x धन 3 आया है, x धन 3, और धन चिन्ह है यहाँ पे तो धन चिन्ह लिखेंगे। चौड़ाई की जगह लिखेंगे x को, ठीक है, और बराबर करके परिमाप कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा समीकरण रेडी है हल करने के लिए, ठीक है। इतना हम आप समझ गए होंगे। आगे जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए 2 का x के साथ गुणा होगा तो 2x होगा, फिर 2 का 3 के साथ तो 2 तिया 6 होगा, फिर 2 का फिर x के साथ तो ये हो जाएगा 2x बराबर 30, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 2x दोनों जुड़ेंगे चर वाले, ये हो गए 4x धन 6 बराबर 30। अब हम लिखेंगे 4x बराबर 30, और ये धन 6 है, इस पार में आके ऋण 6 हो जाएगा, और ऋण 6 होगा तो क्या होगा, 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ, 24 बचेगा। अब आगे हल करेंगे जब हम तो 4x बराबर 24 इतना बचा है। तो जब हम x का मान ज्ञात करेंगे, x बराबर तो 24 लिखेंगे, और नीचे में यहाँ x के साथ गुणा था 4, वो भाग में आ जाएगा पक्षांतर में 4, 4 एकम 4, 4 छिका 24, x का मान आ गया 6, ठीक है, x बराबर 6, ये है x का मान। तो x बराबर 6 आया है तो क्या है, चौड़ाई x है, तो चौड़ाई बराबर हम लिखेंगे 6, चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से लंबाई, लंबाई में हम क्या लिखे थे, x प्लस 3 लिखे हैं, तो x की जगह x का जितना मान आया है 6 उसको लिखेंगे, और धन 3 है तो धन 3 करेंगे, 6 3 9, तो लंबाई कितने हो गए 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से सवाल नंबर 5वां भी हल हुआ। सवाल नंबर 6वां देखिए, ये भी आयत की लंबाई चौड़ाई वाला है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, यदि आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल, ठीक, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई दोनों दिया लेकिन अनुपात में दिया है, ठीक है। यहाँ पे किसका गुणा होगा वो नहीं दिया है, ठीक है। एक निश्चित नियतांक आएगा जिससे गुणा करने पर ये दोनों का मान निकल जाएगा। यदि आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इसका नियतांक मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वही नहीं दिया है। माना कि लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दिया है ना, तो अनुपातिक नियतांक, अनुपातिक नियतांक हमने मान लिया x है, ठीक है, x है। अब तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो
लंबाई बराबर हो जाएगी 2x और चौड़ाई बराबर हो जाएगी, चौड़ाई 3 है तो 3x, नियतांक माने हमने x को, अनुपात का, है ना। अब इसमें क्या कहा गया है कि आयत का परिमाप बराबर 90 सेंटीमीटर। तो परिमाप का सूत्र मैंने अभी बताया है, यहाँ पे अलग से ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यह होता है परिमाप का सूत्र। तो इसी फार्मूले पर हम लिखते जाएंगे, 2 को हम लिखेंगे, ये परिमाप के सूत्र का 2 है। इसके बाद लंबाई की जगह हम लंबाई में क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, ठीक है, 2x। और यहाँ पे धन है सूत्र में तो धन लिखेंगे, और चौड़ाई की जगह में है 3x, ये चौड़ाई का मान, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3x। अब बराबर करके परिमाप होता है 90 सेंटीमीटर, उसको बराबर करके आपको लिखना है। ठीक, अब हमको आगे हल करना है। इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4x, 4x हो गए, धन चिन्ह है तो धन चिन्ह लगाना है, 2 का 3 के साथ होगा, 2 3 6x होगा, बराबर 90। यहाँ पे x और x से जुड़ जाएंगे तो 6 और 4 10, x हो जाएगा, बराबर 90, ठीक है। अब x बराबर ज्ञात करेंगे तो 90/10 होगा, 10 जो गुणा में है इस तरफ भाग में आएगा, 10 एकम 10, 10 निया 90, तो x बराबर हो गए 9, ठीक है, x बराबर आ गया 9। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। x क्या था, हमारा अनुपातिक नियतांक था, है ना, अभी मान नहीं निकला है। x क्या है, अनुपातिक नियतांक, तो लंबाई बराबर हमने माना है, देखिए यहाँ पे 2x, तो 2 लिखेंगे और x की जगह क्या करेंगे, x का मान जो भी आया है 9 उसका गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो लंबाई बराबर 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमने माना है 3x, है ना, 3x, x को बस हमने माना है ना, 3 तो पहले से दिया अनुपात में, तो यहाँ पे 3x लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, x की जगह 9 मान आया उसका गुणा करेंगे, तो 9 तिया 27, ठीक, 27 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 6 का हल पूरा होता है, ठीक है। हम पहुँचते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 में है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुनी है, कक्षा में बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हल लिखना है और लिखना, देखिए आपको सवाल को समझना है कि किसका मान दिया हुआ है। बालिकाओं की संख्या को बताया गया है कि बालकों की संख्या का 2/5 गुनी है, लेकिन बालकों की संख्या कितनी है ये नहीं बताया है, तो हमको उसी को मानना पड़ेगा, है ना। माना कि बालकों की संख्या x है, ठीक है, बालकों की संख्या कितनी है, x है। अब बालिकाओं की बता दी गई है, बालिकाओं का लिखेंगे तो क्या होगा, बालिका की संख्या है, सीधा समझ लेना, है ना। बालिका की संख्या होगी कि बालकों की संख्या का 2/5 गुनी, तो बालकों की संख्या है x है, का की जगह हम लिखेंगे गुणा, और इसका 2/5 का मतलब 2/5, ठीक है, 2/5 गुनी। अब इसको हल कर देंगे तो 2/5x हो जाएगा, गुणा होगा तो, है ना, ये 2/5x, ये बालिकाओं की संख्या है और बालकों की संख्या x है। अब सबको मिलाकर 35 बच्चे हैं, तो हमारा समीकरण कैसे रेडी करेंगे, बालक की संख्या x, बालिकाओं की संख्या है 2/5x बराबर 35 बच्चे, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमारा समीकरण तैयार है। और जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो x है ना और ये 2/5x, दोनों को हम, ये एक भिन्न का सवाल बन गया अब, है ना, क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में, बटे के रूप में है, तो इसको हम ऐसे ही नहीं जोड़ सकते, इसको तिर्यक गुणा करने के बाद ही जोड़ सकते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 का x के साथ होगा और 2 का x के हर में जो भी है नहीं रहता तो हम 1 मानते हैं, है ना, उसके साथ होगा। तो 5 का x के साथ होगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, बीच में धन चिन्ह लगाएंगे, 2 का नीचे 1 के साथ होगा तो 2 एकम 2x होगा, ये x है लगेगा, नीचे में 5 लिखाएगा, 5 एकम 5 बराबर 35। अब आगे हल कैसे होगा, ध्यान से समझिए, समझने वाली बात यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, पक्षांतर करेंगे, पहले ऊपर को जोड़ देंगे, 5x और 2x हो जाएगा 7x, और बराबर करके इस बार के 35 है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे 5x धन 2x के भाग में नीचे बटे में 5 है, वो इधर आके गुणा में हो जाएगा, पहले भाग में था वो पक्षांतर होकर गुणा में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान हमको ज्ञात करना है तो x को लिखेंगे, बराबर करके
35 गुणा 5 है उसको लिखे, उसके नीचे में ये 7 है, गुणा में यहाँ पे आ जाएगा भाग में। अब हम भाग कर देंगे, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, यहाँ पे आ गया 5 और गुणा में 5 और है, तो 5 पंचे होता है 25, तो x का मान हो गए 25। ठीक है, x बराबर हो गए 25। x हमने किसको माना है? बालकों की संख्या। ठीक है, बालकों की संख्या हमने x माना है, अर्थात हो जाएगा बालकों की संख्या बराबर 25 बराबर 25 है। ठीक है, आगे हमको हल नहीं करना है, बालिकाओं की संख्या कहाँ नहीं गया है। ठीक है, नहीं तो वो भी निकालते। सवाल नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर 8, किसी संख्या के चौथाई में 12 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हल लिखिए, और किसी संख्या कहा गया है उसमें हर में लिखना है आपको, माना कि वह संख्या x है लिखना, x है या p या q r जो भी आप मानते हैं मान लीजिए, माना कि वह संख्या x है। तो इसके इस संख्या के चौथाई में जो बोला गया है, चौथाई मतलब x बटे 4, जैसे एक चौथाई किसको बोलते हैं? 1/4 को। दो चौथाई किसको बोलते हैं? 2/4 को। वैसे ही किसी संख्या के चौथाई मतलब किसी संख्या हमने x माना है तो उसका चौथाई x/4 होगा, और x/4 में 12 जोड़ने पर, तो इसमें हमने 12 जोड़ा तो 20 प्राप्त होता है, 20। ये बन गया समीकरण। ठीक है, अब समीकरण हमारा बन गया, तो क्या करेंगे, इसको आगे हल करते हैं। देखिए रेडी है समीकरण हल करने के लिए। यहाँ पे x/4 को हम लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 20, और ये धन 12 है इस साइड में, पक्षांतर होगा राइट साइड में, तो ऋण 12 होगा। ठीक, अब ये x/4 बराबर 20 में से 12 घटेगा, बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x को हम लिखेंगे, और x के साथ भाग में है 4, सामने 8 के साथ गुणा में आ जाएगा 4, और 8 चौके 32, तो x बराबर 32 आंसर। तो वह संख्या क्या है? 32 है। ठीक है, इस प्रकार से हल करते हैं। कुछ ही मिनट का सवाल था। ठीक है, सवाल नंबर 9, पूरा हल देखिएगा, पूरा हल मिलेगा पूरे 12 सवाल का। ठीक है, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है। यहाँ पे हल करेंगे। मैं ये क्रमागत संख्या वाला सवाल पहले भी आपको बता दिया हूँ। क्रमागत संख्या कैसे मिलती है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में वो 2 क्रमागत संख्या, एक 3 है और एक 4 है मान के चलिए, तो 4 हमको कैसे प्राप्त हुआ है? पहली संख्या में 1 जोड़ने पर। ठीक है, हमने 3 में 1 जोड़ा तो अगली संख्या प्राप्त होती है। तो माना कि पहली संख्या x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या सीधा आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बाकी को लिखना। दूसरी संख्या होगी x में +1 करेंगे, x +1। ठीक है, और दोनों का योग करना है, x को और x +1 को, दोनों को यहाँ पे योग करना है। तो कितना आएगा? x +1 को दोनों को योग करने पर आता है 35। ये बन गया समीकरण। अब हल करना है। हल करेंगे तो आगे जब ये हल होगा तो देखिए x है और यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट हटेगा तो भी ये प्लस ही रहेगा, है ना, मतलब प्लस रहेगा, ये दोनों x जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और धन 1 बराबर 35। ठीक है, अब आगे जब इसको हम हल करते जाएंगे, 2x लिखेंगे बराबर करके 35, और धन 1 था, सामने पक्षांतर होके ऋण 1 होगा। ठीक है, अब जब ये हल होगा तो 35 में से 1 घटेगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 34 हो गया। ठीक है, अब जब इसको हल करेंगे x बराबर 34, और नीचे में x के साथ जो गुणा है 2, वो ये इधर आके भाग, पक्षांतर में भाग में आ जाएगा। और जब इसका भाग करेंगे 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 1 कम 2 एक बार में कटेगा, 1 बचेगा, 4 के साथ आएगा 14, 2 7 14, ऊपर में 1 और 7 अर्थात 17 आया। तो यहाँ पे देखिए x का मान आ गया 17। x हमने किसको माना है? पहली संख्या को x। यहाँ पे हम लिखेंगे पहली संख्या 17 है। ठीक है, x का मान 17 आया। तो दूसरी संख्या, आप राइटिंग को थोड़ा समझेंगे, बोल भी रहा हूँ वैसे ही बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ। दूसरी संख्या क्या होगी? x +1 है। ठीक है, तो x की जगह हम 17 लिखेंगे और +1 है तो 1 लिखेंगे बराबर 18। तो दूसरी संख्या क्या है? 18 है, पहली संख्या 17 है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न 9वां समाप्त। अब प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां को देखिए, लिखा है नम्रता के पिता की उम्र। ठीक है,
नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, इसकी आयु पिता की आयु 3 गुनी है, लेकिन नम्रता की आयु कितनी है वो नहीं बताई गई, मतलब इसको हमको मानना पड़ेगा इसकी आयु को। यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हल लिखिए। मैंने बता दिया किसको मानना पड़ेगा हमको, माना कि नम्रता, ठीक है, की आयु, नम्रता की आयु x वर्ष है। ठीक है, ये हमने मान लिया x वर्ष है। अब तो पिता की आयु क्या होगी प्रश्न के अनुसार, है ना। पिता की आयु हो जाएगी नम्रता की आयु की 3 गुनी, मतलब ये 3x हो गया, 3x वर्ष होगी। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि दोनों की आयु का योग 48 वर्ष होगा, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 3x और x, इसको मिलाकर होगा 48। ये बन गया एक समीकरण। अब हल होगा, 3x और x जुड़ेगा 4x होगा, बराबर 48। ठीक है, और x बराबर करेंगे तो जो 4 गुणा में है वो 48 के भाग में आएगा, और इसको जब हल करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब 12, तो x बराबर आ गया 12। ठीक है, और ये 3x माना है हमने, तो x बराबर जो भी आया है वो किसका है, नम्रता की आयु है, क्योंकि नम्रता की आयु का हमने x माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नम्रता की आयु बराबर x का मान जो भी आया उसको लिखिए 12 वर्ष। ठीक है, पिता की आयु, पिता की आयु यहाँ पे आप कॉपी में इस प्रकार से ऐसे खंड बना के आपको नहीं करना है, नीचे हल करते जाना है। यहाँ पे जगह छोटा है तो मैं बाजू में खंड बना के करता हूँ। पिता की आयु क्या हो जाएगी, 3x है, तो 3 लिखिए और x के साथ 12 रखिए, x की जगह पर 12, तो 12 का 3 के साथ गुणा होगा। ठीक है, ये इस प्रकार सा एरो का निशान रहता है। 12 तिया 36, तो पिता की उम्र है 36 और नम्रता की उम्र है 12 वर्ष। ठीक है, सवाल नंबर 10 हो गया। सवाल नंबर 11 देखिए, जो कि बड़ा दिख रहा है सवाल, पता नहीं पढ़ने से पता चलेगा। खेल के मैदान के लिए, ये देखिए पुस्तक का मिस्टेक है, ये प्रिंट मिस्टेक, आरक्षित रहेगी, यहाँ पे आरक्षित हो गया है। खेल के मैदान के लिए आरक्षित एक आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ग्राम पंचायत इसके चारों ओर एक लाइन बाड़ लगाने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 रुपये खर्च करती है। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई को बताया गया है अनुपात में, मतलब अनुपातिक नियतांक इसमें भी लेना पड़ेगा। और ग्राम पंचायत इसके चारों ओर एक लाइन बाड़, मतलब फेंसिंग तार जो लगता है ना घेरा के लिए, वो वाला बोल रहा है, तो वो लगाने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का 100 रुपया, तो टोटल चारों तरफ लगाया है। देखिए ये मान लीजिए आयताकार है भूखंड खेल का मैदान, और चारों तरफ फेंसिंग तार से घेरा किया गया है, तो 1 मीटर का 100 रुपये लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा किया है उसका 75,000 है। तो हम जान सकते हैं कि कितना लंबाई है उसको तो हम निकाल सकते हैं, 75,000 को 100 से भाग देंगे, है ना, तो पता चल जाएगा कि टोटल इसकी लंबाई कितनी है। तो हम हल लिखेंगे और सबसे पहली लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, भूखंड की लंबाई ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 75,000, ये जो 75,000 है इसमें हम 100 का भाग देंगे, दोनों शून्य कटेंगे तो ऊपर में कितना बचेगा, 750। ये 750 मीटर है, ये तो पता चल गया है हमको, 750 मीटर पूरी उसकी लंबाई है। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसका अनुपातिक नियतांक मानना पड़ेगा x को। माना कि अनुपातिक नियतांक x है। ठीक है, अनुपातिक नियतांक हमको x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे नियतांक के हिसाब से लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे लंबाई में 11 दिया है वो 11x हो जाएगी, और चौड़ाई में 4 दिया है वो 4x हो जाएगी। ठीक, अब चूंकि इसका आयताकार है और इसका चारों तरफ की दूरी हमको परिमाप पता चल गया है, परिमाप कितना है, 750 मीटर है। तो हम परिमाप का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे परिमाप बराबर लिख देता हूँ फार्मूला को, परिमाप बराबर, यहाँ से ब्रैकेट बंद नहीं, परिमाप बराबर लिखेंगे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ऐसे ही हल करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा है तो 2 करेंगे, उसके बाद लंबाई है तो लंबाई की जगह कितना आया है 11x, तो 11x को हम यहाँ पे लिखेंगे। धन चिन्ह है तो धन चिन्ह डालेंगे। चौड़ाई की जगह हम 4x लिखेंगे
और ये ब्रैकेट बंद, बराबर करके लिखेंगे क्योंकि 750 मीटर है परिमाप, तो ये 750 मीटर हम लिख देंगे। ठीक, अब ये हल हम करेंगे। थोड़ा सा जगह कम था, मैं अगले पेज में ले लिया हूँ मैं। 2 गुणा था 11x धन 4x बराबर 750, ये हमारा समीकरण बना था। हल करेंगे 11 दूनी 22x धन 4 दूनी 8x बराबर 750। 22 और 8 30x हो गए, बराबर करके 750। ठीक है, अब x बराबर करेंगे तो ये 750 के भाग में आ जाएगा, जो 30 गुणा में है अभी x के साथ, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0 0 तो कट जाएंगे, ये बचेगा 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूनी 6, 7 में से 6 कट गए, एक बचा, ये 5 के साथ आएगा 15, 3 पंचे 15, ऊपर में आ गए 25। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान आ गया 25, प्रश्न नंबर 11 का। अब इसी तरह से, अच्छा x बराबर 25 आ गया, पूरा हल नहीं हुआ है लगता है। हाँ, x का मान अभी सिर्फ 25 आया है। हमने लंबाई चौड़ाई कितना माना है उसको देखेंगे पहले, है ना। लंबाई माना है हमने 11x, यहाँ पे देखिए लंबाई हमने माना 11x, चौड़ाई 4x, तो उसके हिसाब से लंबाई चौड़ाई निकलेगा ना, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई हम ज्ञात करेंगे, लंबाई बराबर माना 11x, तो 11 को लिखेंगे, x की जगह x का मान जो भी आए 25 उसका गुणा करेंगे, तो ये हो गए 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 से कम 25 और 2 27, 275 वर्ग मीटर इसका लंबाई 75 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई इसका आएगा, चौड़ाई बराबर लिखेंगे 4x। ठीक है, 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, x की जगह 25 का गुणा करेंगे, 25 चौं 100, ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई 275। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 11 पूरा हुआ। सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 में 3 यहाँ पे चित्र बताए गए हैं ज्यामिति वाला, इसमें एक त्रिभुज एक पूरा वृत्त है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ कोण बना हुआ है, तो इसको आपको देखना है और समझना है कि x का मान क्या आएगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम पहला से शुरू करते हैं। देखिए पहला को हम x का मान निकालना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है एक, है ना, जिसमें 3 कोण है, कोण A, कोण B, कोण C। और जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आप अध्याय 3 में पढ़े होंगे, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण वाला, है ना, उस चैप्टर में पढ़े होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे कोण A, पहला का हम हल कर रहे हैं ना, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 अंश। अब इसमें कोण A बराबर कितना दिया है, x प्लस 30, x प्लस 15 और x प्लस 30, x प्लस 15 और x प्लस 30 फिर x प्लस 15 प्लस x बराबर 180 अंश। ठीक है, अब हल करेंगे, कितना x हुआ, 1 2 3, यहाँ पे 3x हो गए, धन 30 और 15 45 हो गए, बराबर 180 अंश। ठीक है, अब ये 3x बराबर करेंगे तो 180 अंश में 45 धन में है, ऋण 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 180 में 45 घटाएंगे तो 3x बराबर बचेगा ये 135। ठीक, अब यहाँ पे x बराबर जब करेंगे तो 135, ये 135 बटे ये 3 भाग में आ जाएगा इधर, है ना, तो 135 को 3 से भाग देंगे, ये आएगा x का मान 45 अंश। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसमें से एक इधर आएगा, ये इधर 5 15 होगा, 3 पंचे 15 45। ठीक है, यहाँ पे x का मान हो गए 45 अंश। तो पहला जो कोण है इसमें हमको सिर्फ x का मान निकालने कहा गया है, तो यहाँ पे 45 रख दीजिए, कोण A का मान भी निकल जाएगा, 45 30 75 हो गए, 45 30 हाँ 75 हो गए, यहाँ पे 45 5 50 10 60, यहाँ पे 60 अंश हो गए और यहाँ पे 45 अंश। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी निकालना है, यहाँ पे भी 45 होगा, ऐसा नहीं है, इसका अलग से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त है, तो वृत्त के जो मान होता है वो 100, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, पूरा एक गोला घुमाने पर कोण जो बनता है वृत्त में वो होता है 360 अंश का। तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, कितना दिया हुआ है, 50 70 और 2x दिया है। ठीक है, 50 70 और 2x बराबर 360 अंश, तो 70 और 50 हो गए 120 धन 2x बराबर 360। ठीक है, अब
2x बराबर लेंगे तो 360 माइनस 120 करेंगे, ठीक है। तो ये बच जाएगा 2x बराबर 360 में 120 घटाएंगे 240, ठीक है। अब x बराबर करेंगे तो 240 में ये 2 गुणा में है, ये भाग में आ जाएंगे, और 240 को 2 भाग करेंगे तो x बराबर होगा 120। तो सवाल नंबर दूसरा में कितना आएगा, x का मान 120 आएगा, ठीक। अब ऐसे ही सवाल नंबर तीसरा को देखिए, जो कि सरल है। आप जानते हैं कि जो एक सरल कोण होती है, इस तरह से रेखा होती है, वो 180 अंश की होती है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो जो 180 अंश की होती है उसमें से आपको 110 पहले से दिख रहा है और 40 पहले से दिख रहा है, तो 110 और 40 हो गए 150, और ये होना चाहिए 180। तो 180 में से 150 घटाएंगे तो बच जाएगा 30 अंश, ठीक है। अर्थात x का मान है 30 अंश। अब अगर मान लीजिए इसको हल करने को कहा जाए आपको, तो कैसे जोड़ेंगे, 180 टोटल इसका योग है, और कितना दिया है इसमें, x धन 40 धन 110, ठीक है। यहाँ पे हल करके मैं बता देता हूँ। 110 x धन 40 पहले है ना, तीसरा का है ना, तीसरा x धन 40 धन 110 बराबर होता है 180 अंश, ठीक है। अब ये हो जाएगा 110 और 40 150 हो गए बराबर 180 अंश। अब x बराबर करेंगे तो 180 अंश में माइनस हो जाएगा 150, ठीक है। तो x बराबर होगा 180 में 150 घटा दीजिए, बचेगा 30 अंश, और ये x का मान है 30 अंश, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है, x का मान 30 अंश आएगा। और इस प्रकार से बच्चों ये अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 पूरी तरीके से समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय 5, जिसमें कोष्ठक के प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।